चलिए और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने सूरत एयरपोर्ट के एक्सटेंशन टर्मिनल की नींव रखी और एक जनसभा को भी संबोधित किया। हीरे और कपड़े के साथ साथ अनेक छोटे छोटे उद्योगों से मेक इन इंडिया को यह शहर सशक्त कर रहा है। साथियों, सूरत की स्पिरिट को और मजबूती देने के लिए आज सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें सूरत एयरपोर्ट का विस्तारीकरण तो है ही, साथ में शहर को स्मार्ट बनाने के लिए दर्जनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। विकास से जुड़े इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं सूरत वासियों को, हमारा हुर्ती भाइयों ने, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी सरकार देश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई संस्कृति विकसित करने में जुटी है। इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी के विकास पर बल, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह सर्वदलीय बैठक आज शाम 5 बजे होगी। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी 31 जनवरी को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक दोनों सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए बुलाई गई है। यह बजट सत्र आगामी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र सरकार का अंतरिम संसद सत्र होगा। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जबकि सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र को काफी अहम माना जा रहा है। मौजूदा सरकार इसमें अंतरिम बजट पारित करने के साथ साथ कई अहम विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी। प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने और पूर्वी यूपी की कमान सौंपने की घोषणा के ठीक 1 हफ्ते बाद आज प्रियंका स्वदेश लौट रही हैं। यहां पहुंचते ही प्रियंका दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी और जल्द ही औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी फरवरी के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ यूपी दौरा कर सकती हैं। खबर है कि यहां प्रियंका लखनऊ में होने वाली रैली में तो राहुल के साथ शिरकत कर ही सकती हैं, साथ ही रायबरेली और अमेठी भी जा सकती हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ 10 फरवरी के बाद कुंभ भी जा सकती हैं। भीतरघात करने वालों के खिलाफ बीजेपी एक्शन मोड में है, मगर संभल कर। लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए सब कुछ सोच समझकर किया जा रहा है। जयपुर शहर के बीजेपी अध्यक्ष संजय जैन की छुट्टी कर दी गई, लेकिन नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। डर का विशेष भारतीय जनता पार्टी में डर शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं है। मैंने क्या कहा, 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट क्या कहेगी, सब कुछ उसके ऊपर है। सूबे में सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए पार्टी के अंदर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहली काजगिरी है जयपुर शहर के पार्टी अध्यक्ष संजय जैन पर। मेयर उपचुनाव में हुई हार का ठीकरा जैन पर फोड़ा गया। पार्टी के भीतर चर्चा है कि उन्होंने लापरवाही बरती, जिसके कारण पार्टी की हार तय हुई। संजय जैन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के करीबी माने जाते थे। हालांकि कुछ समय से उनकी कार्यशैली से प्रदेश नेतृत्व नाराज बताया जा रहा था। पार्टी नेता कई और नेताओं पर कार्यवाही का मन बना रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण कदम संभल कर उठाए जा रहे हैं। सोचेगा तो कोई नहीं, लेकिन जैसा राजनीति में कई बार मजबूरियां और समझौते अवसरों के हिसाब से तय होते हैं, इसलिए जैसे जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ उसको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है और हम बाकी अपने स्तर पर भी पूछताछ कर रहे हैं।
कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने बिल्कुल पार्टी की मर्यादाओं से बाहर जाके काम किया है उसकी रिपोर्ट हम प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे और जैसा फैसला पार्टी का आलाकमान तय करेगा उसके अनुरूप वो फैसला हो जाएगा। एक तरफ जहां संजय जैन पर कार्रवाई हुई, वहीं मोहनलाल गुप्ता की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। मोहनलाल गुप्ता जिस इलाके से चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र के पार्षदों पर भी मेयर उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप है। गुप्ता अब दावा कर रहे हैं कि अनुशासनहीनता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर साथ ही वो दूसरे गुनहगारों को बचाने का रास्ता बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो अनुशासनहीन हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन जिन्होंने पार्टी का साथ दिया है उन लोगों को हम साथ में लेकर के और आगे बढ़ेंगे और अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे इस मुहिम में। केवल एकमात्र ये घटना हुई है उसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे कोई बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, लेकिन हम ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं, उन सब हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ करके हम पार्टी को एक नई जान, नई शक्ति फूंकेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल बीजेपी ने जयपुर से शुरुआत तो कर दी है, लेकिन देखना होगा कि पूरे प्रदेश के लिए पार्टी की क्या रणनीति होती है। मेयर चुनाव में हुई किरकिरी ने बीजेपी के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहती है और इससे होने वाले नुकसान से भी बचना चाहती है। इसलिए दूध से जली बीजेपी छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। कहते हैं नाम में राम हो तो सब सही रहता है, लेकिन नारकोटिक्स विभाग के अतिरिक्त आयुक्त के नाम में राम के साथ साथ सही होने के बावजूद सब कुछ गलत ही गलत नजर आ रहा है। आइए दिखाते हैं सही राम की ये गलत कहानी। हे राम, ये कैसा सही राम? हे राम, सही राम का काला काम। खालिस नाम ही सही राम है नारकोटिक्स विभाग के इस अतिरिक्त आयुक्त का, बल्कि जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जितनी भी जांच अब तक हुई है उसके हिसाब से सब कुछ गलत ही गलत है इस सहीराम के अकाउंट में। आईआरएस सहीराम के कितने अकाउंट से अब तक क्या क्या निकला है सब कुछ बताएंगे। पहले उस आईपीआर को देख लीजिए जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी दी है। सहीराम मीणा के नाम कुछ भी नहीं, जो है वो पत्नी और परिवार के नाम। आईपीआर में बताया कम, छिपाया ज्यादा। ये वो आईपीआर रिपोर्ट है 2018 की जो सहीराम मीणा ने विभाग को सौंपुर्द की और उसमें कहा गया कि उनके नाम से किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं है। पहली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि जो गंगापुर के अंदर उनके पास एक पैतृक संपत्ति है वो उनके पिता के नाम पर है। तो वहीं दूसरी जगह राजस्थान जयपुर के अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास 2 प्लॉट हैं जो कि तकरीबन 80,000 रुपए के हैं और वो उनकी पत्नी और भाई के नाम से हैं। आईपीआर के जरिए विभाग की आंखों में धूल झोंकने वाले आईआरएस सहीराम ने अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी। अब तक के अनुमान के मुताबिक 300 करोड़ से भी ज्यादा। वो संपत्ति कहां है, कैसी है, वो भी दिखाएंगे। पहले सहीराम का ये बायोडाटा देख लीजिए, जिसके जरिए वो सियासी खेल में उतरना चाहता था, विधायक और सांसद बनने का ख्वाब देखता था। सूत्रों की माने तो टिकट के लिए उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष तक को चिट्ठी लिखी थी। और तो और सियासी जमीन तैयार करने के लिए उसने भारत में कर सुधारों की आवश्यकता समेत कई किताबें भी लिख रखी हैं। इस बायोडाटा के मुताबिक आईआरएस सहीराम ज्ञानी पंडित हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग उसने सही काम में कम और गलत काम में ज्यादा किया। रिश्वत की रकम से उसने 300 करोड़ का जो काला साम्राज्य खड़ा किया, उसकी चंद झलकियां देख लीजिए। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये प्रेम पैराडाइज है, जहां पर कि शादी के लिए या फिर दूसरी पार्टियों के लिए ये मैरिज गार्डन किराए पर दिया जाता है। और यदि मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूँ कि आखिर ये कितना बड़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वहाँ पर ये शुरू होता है और ये यहाँ से पूरा आगे तक आता हुआ
इस कोने तक बना हुआ है। ये दुकान तकरीबन 185 स्क्वायर फुट की बताई जा रही है, जिसके अंदर प्राइम लोकेशन पर ये मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री करते ही गणपति प्लाजा पर ये दुकान मौजूद है। पिछले 17-18 सालों से ये दुकान खरीद करके यहाँ पर पटकी हुई है। इसका अगर देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना इसका किराया मिल सकता था, लेकिन इसे कभी किराए पर नहीं दिया गया। ये जो ज़मीन है बहुत बेशकीमती ज़मीन बताई जा रही है, और चूंकि इनमें जो तीनों सहीराम मीणा, उनके बेटे मनीष और प्रेमलता, उन्होंने ही इसके पट्टे लिए हैं। अब इसकी जांच एसीबी तो कर ही रही है, साथ साथ आयकर विभाग की टीम भी जांच कर रही है। इसके अलावा दूसरी जांच एजेंसियां भी जांच कर रही हैं कि आखिर सहीराम मीणा ने जो 88 भूखंड ये जो ज़मीन खरीदी है, बेशकीमती ज़मीन, इसका पैसा कहां से आया। इतना भर नहीं है सहीराम के काले साम्राज्य में। अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक सहीराम के परिवार के नाम पर 300 करोड़ की संपत्ति है। 106 प्लॉट्स, 25 दुकानें, मैरिज गार्डन और कई पेट्रोल पंप भी हैं। सहीराम के काले चिट्ठे का भांडाफोड़ उस वक्त हुआ जब वो 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया। जांच हुई तो संपत्ति 300 करोड़ से ज्यादा की निकल आई। उसमें काफी ज्यादा संपत्तियों की कागजात मिले हैं और 15 बैंक अकाउंट भी मिले हैं। सभी बैंक से ये पूछा जाएगा कि इनके और कितने अकाउंट हैं और कितने लॉकर हैं, और जो बैंक अकाउंट और लॉकर उपलब्ध हो गए हैं उन पे हमारी टीमें लगी हुई हैं, कार्रवाई चल रही है। चर्चा है कि सहीराम रोजाना करीब 10 लाख का जुगाड़ किया करता था, और जयपुर के सिद्धार्थ नगर में उसका जो बंगला है उसमें सामने की दीवार पर नोटों की गड्डियों के फोटो के साथ लिखा है आई एम फर्स्ट बिलियनियर, यानी पहला अरबपति। अंदाजा लगा लीजिए सहीराम ने ये क्यों लिखा होगा और इसके लिए क्या क्या किया होगा सहीराम ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।